भूडोल, भू यानी धरती और डोल यानी डोलने लगी अपनी जगह से। इस भूडोल ने आज दुनिया के एक देश में ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की कल्पना से वो चीज बाहर ही है। 39 सेकंड का भूकंप और उसने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 7.2 और 6:05 के आसपास 7.5 तीव्रता वाले 2 झटकों को झेला। भारत में उस समय करीबन 3:30 पौने 4 बजे का वक्त होगा और भूकंप के 60 सेकंड जैसे जैसे आगे बढ़े तबाह हो गया वो देश। 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 164 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, करीब 971 घायल हुए हैं। यह भूकंप ऐसे दिन आया जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद किए गए थे, यानी ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। 30% आशंका इस बात की भी है कि करीब 1 लाख लोगों की जान इस भूकंप ने ले ली है। भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर दूर पश्चिम में आया। इसके कई शहरों की इमारतें इसके बाद गिर गईं, खतरनाक तरीके से या तो झुक गईं और कराकस एयरपोर्ट का छत का हिस्सा भी, बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया। धूल का जो गुबार उठा वो भी बहुत देर तक लोगों को परेशान करता रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग किस तरीके से अपने आप को बचाएं, किस तरीके से अपनी जान बचाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुदरत अपने हिसाब से भी बैलेंस बनाती है और ये जब बैलेंस बनाती है तो इंसान तिनके की तरीके से उड़ जाता है। जिस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। बहुत सारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अलग अलग संस्थाओं के ज़रिए, अलग अलग एजेंसीज़ के ज़रिए, वहाँ की अपनी जो व्यवस्थाएं, उसके अलावा इंटरनेशनली भी मदद वहाँ पर की जा रही है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में थे, जैसा हमने आपको बताया। एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन अस्पताल हैं ही नहीं। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनके बहुत बड़े हिस्से गिर गए और बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो अपनी जगह से झुक गई हैं, मतलब अब जाने लायक नहीं रह गई, उनको भी हटाना ही पड़ेगा, गिराना ही पड़ेगा। सिर्फ 40-50 सेकंड में कुदरत ने जिस तरीके से इंसान को उसकी औकात याद दिलाई है वो अपने आप में पर्याप्त है ये समझने और समझाने के लिए कि इस तरीके के हादसे कहीं पर भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। और उसके लिए जितनी इंसान ने तरक्की की है वो सब धरी की धरी रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। ये स्थिति है। वेनेजुएला में भूकंप के बाद कितनी तबाही हुई है, इस बात को भी आप जरा समझ लीजिए। कैसे भूकंप आया, कैरेबियन और दक्षिणी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं और जिसकी वजह से यह भूकंप आया। वैज्ञानिकों के अनुसार वेनेजुएला इन दोनों बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जहां लंबे समय से दबाव काम कर रहा था और ये दबाव जब अचानक घर्षण के साथ रिलीज हुआ, धरती अपनी जगह से कांप उठी। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक बहुत दुर्लभ भूकंपीय दुर्घटना है। इस घटना को अर्थक्वेक डबलेट कहा जाता है, यानी एक बार आया फिर दोबारा आया। इसमें एक ही क्षेत्र में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 2 बड़े झटके आए। इसलिए पहले झटके में जो तीव्रता थी वो 7.2 थी, जमीन से 22 किलोमीटर गहराई में। इसके बाद जमीन से 10 किलोमीटर अंदर 7.5 की तीव्रता का रिक्टर पैमाने पर भूकंप महसूस किया गया। इन दोनों भूकंप के बाद करीबन आधिकारिक रिपोर्ट ये बता रही है कि
मलबे में अभी 164 शव निकले हैं, 971 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे जैसे चीजें आ रही हैं, फिर इस बात की आशंका है, यूएसजीएस के मुताबिक मलबे के नीचे करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग दबे हो सकते हैं। 10,000 से पार भी ये आंकड़ा हो सकता है और 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। वजह इसकी यह थी कि लोग घरों में थे, छुट्टी थी, इसलिए ऐसी मौत का आंकड़ा बढ़ना स्वाभाविक है। भूकंप की वजह से कई बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं। जिस तरीके से ये भूकंप आया उसने एयरपोर्ट और अस्पतालों को भी क्षतिग्रस्त किया, यानी इलाज के लिए अब कहां जाएं। वेनेजुएला में संचार व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। आप सोचिए जरा क्या बीती होगी। फोन सिग्नल, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भारी असर पड़ा है। लोग एक दूसरे का हाल चाल तक नहीं ले पा रहे हैं। भूकंप का केंद्र राजधानी से करीब 290 किलोमीटर दूर याराकुस राज्य में था। तबाही का सबसे खौफनाक मंजर ला गुएलारा राज्य में देखने को मिला है। इसके अलावा काराबोबो, मिरांडा, ट्रूजियो राज्य में भी भीषण नुकसान हुआ है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार मलबे में अब तक 164 शव निकाले जा चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, वैसे वैसे ये चीजें हो रही हैं। अब इस अर्थक्वेक को डबलेट क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी आपको हम बताते चलते हैं। दोनों भूकंप का एक तो जो समय अंतराल है वो बहुत ज्यादा नहीं है और दूरी भी दोनों की कम है। वैज्ञानिक ऐसी घटनाओं को अर्थक्वेक डबलेट कहते हैं, यानी डबल अटैक, प्रकृति का डबल अटैक। दो बड़े भूकंप एक ही इलाके में कुछ सेकंड के अंतराल पर आते हैं और सब कुछ तबाह कर जाते हैं। ऐसे मामलों में दूसरा भूकंप अक्सर पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और हुआ भी यही। दूसरा भूकंप ज्यादा बड़ा था। पहली घटना से कमजोर हो चुकी इमारतें दूसरे झटके में धड़ से गिर गईं। लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और दोनों भूकंप बहुत कम समय और बहुत कम दूरी के भीतर आए, इसलिए ऐसी स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। क्या ऐसे भूकंप वेनेजुएला में पहले भी आए हैं? बिल्कुल आए। वेनेजुएला 1990 में 7.7 की तीव्रता का वेनेजुएला में भूकंप आया। आधुनिक इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप वेनेजुएला के इतिहास में इसे माना जाता है। राजधानी कराकस और आसपास के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई थी जब यह भूकंप आया। इससे पहले 1812 का काराकस भूकंप भी बहुत खतरनाक था। इस भीषण भूकंप में पूरी राजधानी काराकस को मलबे में तब्दील कर दिया था। आपदा में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत तब हुई थी। 1812 की बात है ये। अब आज तो आबादी भी बढ़ गई है। 1967 का भूकंप 6.6 रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता थी और इस भूकंप ने काराकस के आधुनिक निर्माण को भारी नुकसान पहुंचाया था। इंसानी तरक्की जमींदोज हो गई, जिसके बाद देश में भूकंप रोधी इंजीनियरिंग पर नए सिरे से काम भी शुरू किया गया। 1997 में कैरियाको भूकंप, तीव्रता इसकी थी रिक्टर पैमाने पर 7 की। भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गईं, कई स्कूलों की इमारतें ढह गईं, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जिस तरीके से भूकंप एक के बाद एक वेनेजुएला के इतिहास में हम इस समय देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंप कौन से रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे भूकंप आए। 1556 चीन का शानक्सी भूकंप सबसे घातक माना जाता है। करीबन 8.3 लाख लोगों की मौत का अनुमान है। 8,30,000 लोग इस भूकंप में मरे। तांगशान भूकंप चीन में ही आया 1876 में। 2,42,769 लोगों की जान गई थी। यह आधिकारिक आंकड़ा है। सुमात्रा अंडमान भूकंप आया इंडोनेशिया में 2004 की यह बात है और कई देशों में लगभग 2,30,000 लोगों की जान गई थी। ये ऐसा भूकंप था। इसी में सुनामी भी आई थी, अगर आपको ध्यान हो। अलेप्पो भूकंप सीरिया में 1138 में आया। करीबन 2,30,000 लोग इसमें मारे गए थे।
हैती भूकंप 2010 में आया। इस भूकंप में 1,60,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये आंकड़े आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही है। 1556 में जो चीन का भूकंप है वो हमने आपको बताया। 2004 में जिस भूकंप का मैं जिक्र कर रहा हूं वो जब आया तो उसने बड़ी तबाही भी मचाई। भारत में भी भूकंप आता है, बड़े विनाशकारी भूकंप भारत में भी आए हैं। एक नजर भारत के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। जिस तरीके से भारत सिस्मिक प्लेट्स के लिहाज से काफी सेंसिटिव है, दिल्ली वगैरह में अगर आप रहते हैं तो ये झटके अक्सर आते हैं। भुज का भूकंप आया 2001 में, 13,800 लोगों की जान गई थी इस भूकंप से। अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत में भूकंप आया 1950 में। पहाड़ों में भीषण भूस्खलन इसने पैदा किया और कई लोगों की जान इस भूकंप की वजह से गई थी। तो ये आंकड़े, कांगड़ा भूकंप हिमाचल प्रदेश में 1905 में आया था। इस भूकंप की वजह से पूरे हिमालयी क्षेत्र में व्यापक तबाही हुई थी और इन तबाहियों से भारत ने अपनी तरह से सबक लिया। आज हमारे देश में हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये हाई राइज बिल्डिंग आमतौर पर भूकंप रोधी ही हैं, लेकिन भगवान न करे अगर इस तरीके के कोई हादसे होते हैं तो उसमें लोग सुरक्षित रहें। इस बात की चिंता कम से कम इस हादसे के बाद दुनिया के तमाम इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों को और डेवलपिंग कंट्रीज को करनी होगी। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि भूकंप होता कितने प्रकार का है। डबलेट हमने आपको बताया, भूकंप कई प्रकार का होता है। जो पृथ्वी विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने, टकराने से, इनके भ्रंश से ये भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी भूकंप, ये भूकंप ज्वालामुखी के फटने से पैदा होता है। मैग्मा ज्वालामुखी नली से ऊपर की ओर दबाव डालता है, पृथ्वी कांपने लगती है और जब ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप भी आता है। और यह भूकंप सीमित होता है, आमतौर पर ज्वालामुखी के आसपास कोई रहता भी नहीं। निपात या ढलाव भूकंप या आमतौर पर बहुत ही सामान्य से होते हैं और इनका मुख्य कारण खनन क्षेत्रों का अचानक ढह जाना होता है। विस्फोटीय भूकंप, ये मानव निर्मित भूकंप हैं। जैसे हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जमीन के अंदर परमाणु उपकरणों के विस्फोट की वजह से जब जमीन में कंपन होता है तब इस तरीके की स्थिति होती है। विवर्तनिक भूकंप ये सबसे आम और विनाशकारी होते हैं। पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने की वजह से इनका जो रिपरकेशन होता है वो ऐसे ही होता है जैसे वेनेजुएला में आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। भूकंप की तीव्रता कितनी हो, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बात को भी हम आपको बताते हैं कि कौन सा भूकंप कितनी रिक्टर स्केल पर होगा तो उसका विनाश की लीला है वो भी बड़ी होगी। विनाश अगर 2.9 या उससे कम है तो आप ये मान के चलिए कि आमतौर पर विनाश नहीं होगा, शून्य ही रहेगा, हिलता डुलता दिखेगा पंखा वगैरह, लेकिन नींव कमजोर हो सकती है। अगर तीव्रता 3 से 3.9 तक है तो भी विनाश की कोई संभावना नहीं है। जिस तरीके की स्थितियां होती हैं 4 से 4.9 तक, यह हल्का भूकंप है। इसमें मामूली आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, घर दरक सकते हैं, दीवारों में दरारें आ सकती हैं। 5 से 5.9 तक का मध्यम भूकंप विनाश हो जाता है। इससे आबादी वाले क्षेत्रों में काफी नुकसान होता है, इमारतें वगैरह गिर जाती हैं। अगर आप मौके पर बाहर नहीं आए तो फिर दिक्कत होती है। इसका असर घर में रखे हुए सामान, अलमारी, ये सब गिरने लगती हैं घर के अंदर। 6 से 6.9 का भूकंप शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। इसका रिपरकेशन बहुत ज्यादा होता है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और लोगों को अपनी जान माल की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तबाही मचाता है। यह भूकंप केंद्र के अगर 150 किलोमीटर का जो दायरा होता है इस भूकंप के आने का, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। और अगर 7 से 7.9 तक है तो यह अत्यंत विनाशकारी है, बड़े पैमाने पर जीवन का यह ह्रास करता है, जीवन लील लेता है। 8 या उससे अधिक का अगर भूकंप है रिक्टर पैमाने पर तो फिर आप ये समझिए कि पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। व्यापक तबाही का ये इंडिकेशन है। तो इस तरीके से 2.9 से
3 से शुरू करके और धीरे धीरे जैसे जैसे ये भूकंप की तीव्रता बढ़ती है, हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से भूकंप आता है और भूकंप का प्रभाव होता है। एक चीज हमें और समझनी होगी, कोई भी चलायमान चीज है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इस बात को मैं सोचता हूं और आपके सामने रख रहा हूं। हम जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल में भी ग्रीसिंग ऑयलिंग हम करते हैं, वरना साइकिल भारी चलने लगती है। अगर आप उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग ना करें तो कई बार चेन टूट जाती है या साइकिल चलाने में बहुत ताकत लगती है, इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। अब आइए धरती पर, हमारी धरती 2 तरीके से घूम रही है। एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, जहां है वहीं पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, जैसे दिन और रात हो रहे हैं, और दूसरा सूरज के भी चारों ओर चक्कर चला रही है, तो उससे दिन रात हो रहे हैं। तो ये 2 तरीके से, जो अक्ष पे घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो रोटेशन में है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, ग्रेविटी, ये वो, वैज्ञानिक तर्क पे तर्क दिए जाएंगे, लेकिन इस धरती के भीतर से जो हम दोहन कर रहे हैं, खास तौर से जो तेल और पेट्रोल और डीजल और कच्चा तेल भर भर के निकाल रहे हैं, तो ऑयलिंग ग्रीसिंग धरती की भी तो कम होगी। इस पर जरा विचार कीजिएगा। ये एक आइडिया है, ये केवल एक विचार है कि अगर किसी चीज का घर्षण कम करने के लिए हम ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, तो धरती के अंदर से जो तेल हम निकाल रहे हैं, धरती अपनी तरीके से जो बना रही है, सैकड़ों साल में उसने बनाया है और हम भर भर के निकाल रहे हैं, तो किसी दिन तो धरती के घर्षण पर असर पड़ेगा। और अगर इस तरीके के भूकंप आ रहे हैं और घर्षण ही उसका कारण है, तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को विकसित समझ रहे हैं, लेकिन धरती एक बार जरा सा दाहिने बाएं होती है कुछ सेकंड के लिए और हमारा इतिहास खत्म। इसलिए जरूरी है कि राष्ट्र का भी चिंतन हो, दुनिया का भी चिंतन हो। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही हमारा परिवार है, यह भी भारत का ही स्लोगन है, भारत से ही निकला है। इसलिए भारत का वंदे राष्ट्र होना बहुत जरूरी है, तो दुनिया भी बची रहेगी। वंदे राष्ट्र।